बहुत से लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा सैर कर ली तो सेहत बन गई। रोज़ सुबह उठे, पार्क में 4 चक्कर लगाए और हार्ट हेल्दी हो गया। कुछ को जुनून होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 10,000 स्टेप्स दिन भर में पूरे करने हैं। लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि गलत तरीके से वॉकिंग करने वालों को लगभग उतना ही हार्ट रिस्क रहा जितना बिल्कुल ना चलने वालों को। तो सवाल ये है, कौन सी वॉकिंग काम करती है, कौन सी बेकार है? कब चलना बंद कर देना चाहिए? क्या घर के काम वॉकिंग की जगह ले सकते हैं? उम्र के हिसाब से कितना चलना चाहिए? जिम जाते हैं फिर भी क्यों सैर करें? और क्या महिलाओं को और तेज चलना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च बेस्ड जवाब दूंगा हर सवाल का। और एक बात जो आखिर में बताऊंगा वो सबसे ज़रूरी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ, जब इतनी सारी बातें होंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल की सेहत की, क्योंकि इंडिया में हार्ट डिजीज़ सबसे बड़ा किलर है। पैदल चलने से हार्ट को ही नहीं, अन्य अंगों और पूरे शरीर को और भी कई लाभ मिलते हैं, जिनकी बात थोड़ी देर में करेंगे। हार्ट पर वापस आ जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और कई इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करने से एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, सिस्टोलिक यानी ऊपर वाले बीपी में तो 8 यूनिट्स तक की कमी देखी गई है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ती है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क तो 30 से 35% तक कम हो जाता है। लेकिन ये सब तब होता है जब आप सही तरीके से चलते हैं, और यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। सही तरीका क्या है ये मैं अगले हिस्से में बताता हूँ, और ये सुनकर बहुत से लोगों को सरप्राइज होगा। कितना तेज चलना है ये उम्र पर निर्भर करता है। 25 साल के नौजवान और उसके दादा का टारगेट एक नहीं हो सकता। स्पीड के हिसाब से वॉकिंग को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है कैजुअल या स्लो वॉकिंग, धीमी चाल, जैसे बाजार में घूमना, मॉल में चलना, छोटे बच्चे को घुमाना। इसमें हम 1 मिनट में 90, 100 या उससे भी कम स्टेप्स चलते हैं। ऐसी सैर हार्ट हेल्थ के लिए लगभग किसी काम की नहीं। हाँ, बैठे रहने से बेहतर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आगे देखेंगे। दूसरी है ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चाल। इसमें चलते समय हार्ट रेट बढ़ता है, पसीना आता है और सांस थोड़ी तेज हो जाती है। इसमें पैर 1 मिनट में करीब 120 स्टेप्स तय करते हैं। ज़्यादातर रिसर्च में जो लाभ देखे जाते हैं वो ब्रिस्क वॉकिंग से होते हैं। तीसरी है पावर वॉकिंग या रेस वॉकिंग। ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इतना तेज चलने से पैरों को 1 मिनट में करीब 150-160 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इससे इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर बड़ी उम्र में, क्योंकि बहुत तेज चलने से रीढ़, घुटनों और कमर पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो याद रखिए, अगर चलते हुए आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी किताब या अखबार में ध्यान लगाए हुए हैं और बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही, तो शायद आपकी स्पीड आपकी उम्र के हिसाब से काफ़ी नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि आपके शरीर को थोड़ी मेहनत लगे। आपकी चाल ब्रिस्क है या नहीं, इसका टॉक टेस्ट यानी बोलने से टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप चलने में बात तो कर पा रहे हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा सांस फूल रही है और आप गाना नहीं गा सकते, तो ये आपके लिए सही वॉक है। कैसे सैर करनी चाहिए, इसके बाद बात आती है कितनी देर सैर करनी चाहिए। साइंस कहता है कि हमें दोनों को जोड़कर देखना चाहिए। मैंने WHO और विभिन्न हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस के हिसाब से भारतीयों के लिए एक टेबल तैयार की है, जो बताती है कि उम्र के हिसाब से किस रफ्तार से और कितने समय तक सैर करना हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। 18 से 40 साल के पुरुष और महिला दोनों को रोज 40 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग का टारगेट रखना चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन। इस उम्र में बॉडी रिकवर जल्दी करती है, इसलिए इससे भी ज़्यादा तेज चल सकते हैं। अगर दिन में होने वाली गतिविधियों को जोड़ दें तो इससे दिन भर में 9,000 से 11,000 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। 40 से 60 साल के लोगों को रोज़ 30 मिनट या थोड़ा ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग करना उत्तम है। सामान्यतः ऐसे में दिन भर में 6500 से 8,000 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जॉइंट्स, विशेषकर घुटनों की हेल्थ का ध्यान रखकर ही अधिक सैर करनी चाहिए। जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छे शूज़ होना भी ज़रूरी है। 60 साल से ऊपर के लोग रोज़ 20-30 मिनट मध्यम गति से सैर करें। अगर बिल्कुल फिट हैं तो सैर का समय और स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इतने के साथ अगर थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं तो दिन भर में 3,000 से 5,000 स्टेप्स हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मसल्स, जोड़ और हड्डियां कमज़ोर होते रहते हैं, और बैलेंस बिगड़ जाने और गिर जाने का खतरा बढ़ता जाता है। ये नोट करिए कि वॉकिंग की स्पीड और समय पत्थर पर लिखे हुए नहीं हैं। आप अपनी हेल्थ के हिसाब से इन्हें घटा बढ़ा सकते हैं। और हाँ, 10,000 स्टेप्स की जो बात कही जाती है, ये कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है या डॉक्टरी सलाह नहीं है। एक्चुअली यह आइडिया 1965 के आसपास जापान में एक पेडोमीटर डिवाइस के एडवर्टीजमेंट से आया। इस डिवाइस का नाम था मैनपो की, मतलब 10,000 स्टेप्स चलने का मीटर।
तो ये नंबर मार्केटिंग से निकला हुआ है, रिसर्च से नहीं। हालिया वर्षों में यूएस, यूके और कोरिया में हुए बड़े अध्ययनों से ये बात साफ हुई है कि करीब 4000 से 5000 स्टेप्स एक दिन में होने पर हेल्थ के फायदे शुरू हो जाते हैं और 7000 8000 स्टेप्स चलने पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद स्टेप्स बढ़ाने से फ़ायदा कुछ बढ़ जाता है, कुछ कम भी हो जाता है, लेकिन बहुत फ़ायदा तो नहीं होता। अगर आप स्मार्ट वॉच या फिटनेस ऐप के हिसाब से 10,000 स्टेप्स पूरे करने का टेंशन ले रहे हैं तो रिलैक्स करिए। शहरों के पार्कों में महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाने के चक्कर में बहुत तेज चलती देखी जाती हैं और कुछ तो इसके लिए बहुत लंबे स्टेप्स लेती हैं, ये सोचकर कि उन्हें तभी इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है। जैसा पहले बात हुई, वॉक में दिल पर बोझ तो पड़ना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से अधिक नहीं। फिर ज़बरदस्ती अपनी उम्र, लंबाई, सेक्स, तबीयत आदि का ध्यान रखे बिना तेज चलने से हड्डियों और जोड़ों पर जो अधिक जोर पड़ता है वो भी नुकसान करता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनिए, कब वॉकिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए, ये जानना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग सेफ एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में चलते रहना खतरनाक हो सकता है। अगर वॉकिंग करते हुए छाती में भारीपन, दबाव या दर्द हो तो तुरंत रुक जाएं। ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। दबाव या दर्द आराम करने पर भी न जाए तो मेडिकल हेल्प ले लें। चक्कर आए या बेहोशी जैसा लगे तो ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाना। ऐसे में बैठ जाएं, पानी पिएं और स्टेबल होने तक न चलें। ब्रिस्क वॉकिंग में हल्की सांस फूलना नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सांस फूले, बोल न पाएँ या सांस काबू में ना आए, ये नॉर्मल नहीं है। जब आप लंबे समय के बाद तेज चल रहे हो तो शुरुआत में हल्का दर्द या स्टिफनेस प्रायः नॉर्मल होती है, लेकिन जोड़ों में तेज दर्द और अचानक दर्द हो, खासकर घुटने, टखने या हिप में, तो अनदेखी ना करें। अगर दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज, बहुत धीमी या इर्रेगुलर लगे तो वॉक बंद कर दें और बाद में डॉक्टर को दिखा लें। जनरल रूल है कि अपने शरीर की सुनें। अगर कुछ गलत लगे तो रुक जाना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है, दिन भर में काम करना, खाना बनाना, सफाई करना, गमलों में पानी देना, बच्चों के काम, ये थका देते हैं। क्या फिर भी अच्छी हेल्थ के लिए सैर ज़रूरी है? घर के काम कैलोरीज बर्न करते हैं, मोटा होने की संभावना को कम करते हैं और काम न करने की तुलना में कई तरह से बेहतर है। लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इनमें साधारणतः कोई मसल्स या जॉइंट्स एक लय से काम नहीं करते, लगातार नहीं करते और देर तक नहीं करते। और ये ब्रिस्क वॉकिंग का पूरा विकल्प नहीं है। हाँ, पोछा लगाने या हाथ से कपड़े धोने जैसे कुछ कामों में कुछ मेहनत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी इनसे हार्ट रेट उतना नहीं बढ़ता जितना ब्रिस्क वॉकिंग से। और दिल की एक्सरसाइज तभी होती है जब उसे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े। नॉर्दर्न आयरलैंड की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग घरेलू कामों को अपनी एक्सरसाइज मान लेते थे, उनमें मोटा होने का रिस्क एक्चुअली ज़्यादा था, कम नहीं। इसका एक कारण ये था कि ऐसे लोगों ने मान लिया था कि मैंने काम कर लिया मतलब एक्सरसाइज हो गई, और वो वॉकिंग या कोई और एक्सरसाइज करते ही नहीं थे। मतलब ये हुआ कि घर के काम खुद करने से सेहत को बहुत लाभ होते हैं, लेकिन ये ब्रिस्क वॉकिंग का विकल्प नहीं है। दोनों ज़रूरी हैं, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। अब सैर से जुड़े दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। जब आप हल्का वजन लेकर सही पोस्चर में चलते हैं तो इससे कोर मसल्स और हड्डियों को थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए हर चीज़ ऑनलाइन या किसी और से मंगाने के बदले पास की मार्केट में जाएं और अपनी उम्र के हिसाब से 2 से 5 किलो के बीच के भार का सामान पैदल लेकर आएँ, अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, दर्द, झुकाव या इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मैं जिम जाता हूँ तो वॉक की ज़रूरत नहीं। जिम और वॉक एक दूसरे का विकल्प नहीं है। जिम खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स, हड्डियों और ताकत के लिए है, और दूसरी ओर सैर दिल की सेहत के लिए अहम है और अन्य कई लाभ करती है, जिनके बारे में हम अगले 10 सेकंड में बात करेंगे। इसलिए जिम जाने वालों को भी रोज़ 15 से 25 मिनट की हल्की से मध्यम वॉक तो करनी ही चाहिए, ताकि दिल और मेटाबॉलिज्म दोनों को फ़ायदा मिले। अब बोनस सेक्शन, हार्ट के अलावा वॉकिंग और क्या लाभ करती है। वॉकिंग से ब्रेन में कुछ तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जो मूड को अच्छा रखते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक रोज़ 35 मिनट वॉकिंग से डिप्रेशन का रिस्क 26% कम हो सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग, इन सब में वॉकिंग अपने आप में एक अच्छा इलाज है। वेट बियरिंग एक्सरसाइज होने की वजह से वॉकिंग बोन डेंसिटी बनाए रखता है, हड्डियों को ताकत देता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में भी मददगार होता है, खासकर 40 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए। रेगुलर सैर करने वालों में नींद की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर सैर सोने से 2-3 घंटे पहले की जाए तो ये नींद के लिए और भी बेहतर होती है। खाने के बाद 10-15 मिनट धीमी वॉक पेट फूलने और ब्लड शुगर के तेज़ी से बढ़ने को कम करती है। हम जानते हैं कि वेट लॉस करने में डाइट कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है।
लेकिन वॉकिंग एक तो आदत बनाती है जिसे करना स्वादिष्ट भोजन को त्यागने से आसान होता है। दूसरा, ब्रिस्क वॉकिंग से काफ़ी कैलोरी खर्च हो जाती है जो चर्बी जमा होने को रोकती है। अब वो बात जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि आखिर में बताऊंगा। सबसे अच्छी वॉकिंग वो है जो आप रेगुलर करें। परफेक्ट स्पीड, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट शूज़, सब पर ध्यान देना है, मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यानी नियमित तौर पर वॉक करते रहना। रोज़ 20 मिनट भी चलेंगे तो उसका फ़ायदा हफ्ते में एक बार 2 घंटे चलने से ज़्यादा होगा। अगर आप तेज़ सैर करने में सुस्ती कर रहे हैं या इस भ्रम में हैं कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आज ही शुरू करिए। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, है ना। सीजन बदल रहा है, ऐसे में हमें विशेषकर बच्चों को नाक बहना, छींकें, खांसी, बुखार ऐसी बीमारियां होती रहती हैं। ये लक्षण होते हैं कॉमन कोल्ड, फ्लू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जी के, और हम एक ही दवा खाते खिलाते रहते हैं या फिर लक्षणों की अनदेखी कर देते हैं। इससे बीमारी खिंच जाती है और अंदर ही अंदर दूसरी बीमारी पनप सकती है। अगले वीडियो में देखेंगे कि लक्षणों से कैसे बीमारी को पहचानें और किस बीमारी में क्या इलाज करें। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।